So let us start the class again, guys. Now, third is insolvency of a partner. Section 34 talks about the insolvency of a partner. कब पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाया जाएगा? तो उस टाइम जब पार्टनर को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, he ceases to be a partner. Is it clear? He ceases to be a पार्टनर उस दिन जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन किया जाएगा, चाहे फर्म डिसॉल्व हुई है या नहीं हुई है, बट जो पार्टनर फर्म में अगर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, इन दैट केस पार्टनर उस दिन से he will ceases to be a partner, चाहे आपकी फर्म है वो डिसॉल्व हुई है या नहीं। Is it clear? So सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के बीच में कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो उस पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है, स्टेट है उस पार्टनर की, दैट इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, दैट इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, और फर्म है इज दैट विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट। ना ही तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म के एक्ट के लिए लायबल होगी, और ना ही आपका जो इंसॉल्वेंट का कोई एक्ट है उसके लिए फर्म लायबल होगी, अगर कोई एक्ट हुआ है जिस दिन ऑर्डर किया था, जिस दिन ऑर्डर आया है पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद अगर कोई एक्ट। तो अब यहाँ पे जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की पोजीशन है वो रिटायर्ड या फिर एक्सपेल्ड पार्टनर से डिफरेंट है। यहाँ पे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पहले आपको मैंने बताया है कि देयर इज नो नीड फॉर गिविंग द पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर जब किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है तो वो एक खुद में ही पब्लिक नोटिस बन जाता है। इसलिए क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि ही इज अ इंसॉल्वेंट, ऑर्डर दे दिया, जब कोर्ट को ऑर्डर आ गया है तो वो क्या है, वो खुद ही एक पब्लिक नोटिस है। क्लियर? नेक्स्ट क्या आ गया आपका, डेथ ऑफ द पार्टनर। ना अगर जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उस केस में क्या होगा कि फर्म है वो डिसॉल्व होगी या नहीं होगी। अब डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में क्या होता है कि अगर सपोज देयर आर दी टू पर्संस, दो ही लोग हैं जो कि फर्म को कैरी कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एक ही डेथ हो गई है तो फर्म कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि एक पर्सन है, ही कैन नॉट कंटिन्यू विद द फर्म। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या है कि लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसी वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, तो जो स्टेट है उस डिसीज्ड पार्टनर की वो लायबल नहीं होगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेथ। इज इट क्लियर? सो पोजीशन जो डिसीज्ड पार्टनर की है वो किसकी तरह है, इंसॉल्वेंट पार्टनर। इवन किसी की डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो वहां पे भी पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग दी रिटायर्ड पार्टनर की पोजीशन क्या है, एक्सपेल्ड पार्टनर की क्या है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की क्या है, एंड डिसीज्ड पार्टनर की पोजीशन क्या है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। राइट्स कहाँ पे दी गई है आपको, सेक्शन 36 में दी गई है। जनरली देयर आर टू rights of the outgoing partner. Generally there are two rights of the outgoing partner. First क्या है, right to carry on competing business. First is right to carry on competing business. Second क्या है, right to share subsequent profits. Right to share subsequent profits until the amount due to him has been paid. Is it clear? कि अगर जब पार्टनर ही ceases to be a partner, नाउ ये दो राइट्स का, कि जो ये दो राइट्स है आउटगोइंग पार्टनर की, वो या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के राइज हो रही है। वो कौन सी राइट से राइज हो रही है, राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिव बिजनेस की, जो जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसमें क्या है कि जब ही सीजेस टू पार्टनर, क्या उसके कॉम्पिटिटिव, ही हैज अ राइट टू कैरी द कॉम्पिटिंग बिजनेस। किसी पार्टनर को रिटायर हो गया है, बाहर जाके वो सेम बिजनेस कैरी कर सकता है वो। सेकंड क्या राइट अराइज होती है कि जो उसके सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स है, राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स अंटिल द अमाउंट ड्यू टू हिम हैज बीन पेड। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 36 राइट्स की बात करते हैं। सेक्शन अब उसमें 36 की में जो राइट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे कौन सी राइट्स आ रही है, सबसे पहले आ रहे हैं कि वो फर्म का नाम नहीं यूज कर सकते हैं।
इज इट क्लियर? जो पार्टनर नहीं रहा है, अगर वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो वो फर्म का नाम नहीं यूज कर सकता। दूसरी राइट क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि वो फर्म का बिजनेस ही कैरी कर रहा है। सो वहां पे वो मीन्स कि पब्लिक को मिसलीड नहीं करेगा बाय मिसरिप्रेजेंटिंग दैट ही इज स्टिल कैरिंग दी फर्म्स बिजनेस। थर्ड थिंग क्या कह रहे हैं कि वो कस्टमर्स को सॉलिस्ट नहीं कर सकता, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो पर्सन हु वर डीलिंग विद दी, ठीक है, उनको कि जो भी कस्टमर्स हैं उस फॉर्म के या कोई पर्सन उस फॉर्म से डील कर रहे थे, वहां पे वो उन फॉर्म्स को सॉलिस्ट नहीं कर सकता, अपनी तरफ नहीं कर सकता, ये वो ओल्ड कस्टमर्स की तरफ अप्रोच नहीं कर सकता कि वो अब उसके बिजनेस के उसकी तरफ आ जाए। इज इट क्लियर? सो ये 3 राइट्स है। सी, an outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm, and he may advertise such business, but subject to the contract, he may not use the firm's name, represent himself as carrying on the business of the firm, solicit the custom of the persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner. Is it clear? तो 36 clause 1 में आपको क्या बताया है regarding the कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो अपना सेम बिजनेस कैरी कर सकते हैं, वो बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, लेकिन and that is also subject to the contract, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है then they cannot, but he may not, ये ना ही तो फर्म का नाम यूज कर सकते हैं, ना ही रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को कि वो फर्म का बिजनेस कैरी कर रहे हैं, और ना ही कस्टमर्स को सॉलिस्ट करें। क्लियर? so he is at liberty to carry on the same business। वो इवन कंपटीशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कंपटीशन भी कर सकते हैं, ये लॉफुल है वो, और जो सर्विसेज है वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चीपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो अपने जो है कि जो फ्लो है कस्टमर्स को उनको भी प्लेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दे कैन प्लेस। सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ वो क्या है सॉलिस्ट नहीं कर सकते, और किसी भी वे में लॉफुल मैनर में वो अपना सेम बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या था, व्हाट आर दी राइट्स ऑफ दी आउटगोइंग पार्टनर्स। अब आती है बात दूसरी आपकी, राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब पार्टनर है ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, चाहे वो रिटायरमेंट से, एक्सपल्शन से, इंसॉल्वेंसी, डेथ से, किसी भी तरह से, तो उनका जो शेयर है फर्म की प्रॉपर्टी में, दैट मे नॉट बी इमीडिएटली पे टू, जैसे वो रिटायर हो गए हैं, एक्सपेल करते हैं, इंसॉल्वेंट डेथ है, तो इमीडिएटली हो सकता है उसको नहीं पे किया जो उसका शेयर है प्रॉपर्टी में, तो फर्म है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स between the outgoing partner और उसके स्टेट में एंड दी अदर पार्टनर्स। तो सेक्शन 37 उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 37 क्या कह रहे हैं, वो आउटगोइंग पार्टनर को ऑप्शन दे रहे हैं, या फिर अगर पर्सन पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑप्शन दे रहे हैं कि जिनको उनका शेयर नहीं पे किया प्रॉपर्टी में, या तो वो उस प्रॉफिट को दे कैन क्लेम सच शेयर ऑफ प्रॉफिट, कब से, नहीं जब से उन्हें he ceases to be a partner, कब से वो क्लेम कर सकते हैं, जब से वो पार्टनर नहीं रहे हैं। इज इट क्लियर? तब से वो अपना शेयर को क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। he can even claim an interest at the rate of 6% per annum। is it clear? कि जो उन्हें नहीं मिला है फॉर्म की प्रॉपर्टी में शेयर अभी तक, उसमें वो इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं 6% पर एनम, एंड बट दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्ट। क्लियर? सो सेक्शन 35 क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई सर्वाइविंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो शेयर है आउटगोइंग या डिसीज्ड पार्टनर का, उनके पास क्या है, शेयर राइट ऑफ शेयरिंग जो प्रॉफिट है वो लॉस्ट भी हो सकती है। इज इट क्लियर? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर्स के बीच में। इज इट क्लियर? अगर सपोज किसी पार्टनर को, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस 37 में ही, कि अगर किसी पार्टनर को आउटगोइंग पार्टनर का शेयर परचेज करना है एंड ही डज नॉट
follow the terms and conditions of the contract of purchase in all material respects. तो वहां पे क्या है, he is liable to account for the rights. He is liable to account for the rights of outgoing or deceased partner as stated above. So next क्या है, ये आपका section 37 था. Now section 38 क्या कह रहा है, revocation of continuing guarantee. रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का जहां पे जरूरी नहीं है कि जो सब्सिक्वेंट टू द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी इन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज नेसेसरी दैट subsequent to the making of the contract the terms should not be varied. अगर कोई वेरिएंस आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं टर्म्स में विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, वहां पे श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देंगे फ्रॉम लायबिलिटी एज टू दी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए. सो अगर कोई फर्म, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई श्योरिटी है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस आ गए हैं, श्योरिटी के कंसेंट के बिना आपने कोई चेंजेस लिए हैं, तो वहां भी क्या है, श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देंगे फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए. ऐसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया फर्म की, सपोज कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लिया या कोई पुराना पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, उस केस में क्या होगा, वहां पे भी पार्टनर की गारंटी जो थी, सॉरी जो श्योरिटी थी, उसको डिस्चार्ज कर देगी. If a change in the constitution of the firm, either by introduction of a new partner or by a partner ceases to be one, any continuing guarantee given to the firm or to the third party in respect of transaction of the firm is automatically revoked, cancel हो जाएगी as to future transaction unless there is a contrary act. तो यहाँ पे हमने 31 से लेके 38 में क्या पढ़ा है, इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में पढ़ा है. यहाँ पे हमने क्या कहा है पहले की, what are the modes of introducing a partner, आउटगोइंग पार्टनर किस तरह से बाहर जाता है, कि कौन कौन से पार्टनर जाते हैं, किसमें पब्लिक नोटिस चाहिए, लायबिलिटी क्या है उनकी. देन वी हैव स्टडीड अबाउट दी कि उनकी जो कॉन्टिन्यू गारंटी है, जो आउटगोइंग पार्टनर्स की राइट्स कौन सी राइज होती है, देन कॉन्टिन्यू गारंटी अगर वहां पे रिवोक कब होती है. इज इट क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ इनकमिंग एंड द आउटगोइंग पार्टनर्स. नाउ next topic that we are going to start with is, hope you are clear with incoming and the outgoing partners concept. तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. इज इट क्लियर? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के रिगार्डिंग है अब आपका. तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस कि जब फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है, फॉर पार्टनरशिप फर्म है, दैट कम्स टू एन एंड. So dissolution of partnership means coming to an end. It means coming to an end of the relation, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप है between various partners. अब सपोज दो पार्टनर है, एक है डेथ हो गई है या एक्सपेल कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई है. तो आपको सेक्शन 39 में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग बताया गया है. दैट इज की जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है बिटवीन दी ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म, उसे क्या कहा गया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहा गया है. सो जो डेफिनेशन है यहाँ पे, डेफिनेशन में क्या है कि वो डिस्टिंग्विश कर रही है डिसोल्यूशन फ्रॉम सच अदर चेंजेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फर्म व्हिच डज नॉट अमाउंट टू डिसोल्यूशन. या फिर जहाँ पे एक या एक पार्टनर है, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर बट अदर कंटिन्यू द बिजनेस इन पार्टनरशिप, तो वहां पे क्या हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है बिटवीन द आउटगोइंग पार्टनर्स ऑन द वन हैंड एंड रिमेनिंग पार्टनर्स ऑन द other hand. Is it clear? So remaining partners as between themselves, they continue as a partner. रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर्स. और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होता है, सारे के सारे पार्टनर्स हैं वो सीधे सीजेस टू बी पार्टनर्स, दे आर नो मोर पार्टनर्स. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है कि कुछ पार्टनर्स है कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ पार्टनर्स ने वो they are no more partner, they ceases to be partner. So dissolution of firm में सारे के सारे partners हैं, they ceases to be partners, so that firm comes to an end. Is it clear? So now what are the modes and methods of dissolving the firm? What are the modes and methods of dissolving the firm? ये आपको section 40 से लेके 44 तक बताए गए हैं कि किस तरह की dissolution हो रही है. So ये क्या है, अब देखो सेक्शन 39 में आपको क्या बताया है कि बाय एग्रीमेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ठीक है, तो ये क्रिएटेड बाय वन
मेथड दैट इज क्रिएटेड बाय वन मेथड दैट इज बाय एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीमेंट से क्रिएट होती है आपकी पार्टनरशिप, नॉट बाय द स्टेटस, सेक्शन 5 में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे यही है कि इट इज क्रिएटेड बाय वन मेथड दैट इज एग्रीमेंट बट डिसॉल्व बाय मेनी मेथड्स, और वो मेथड्स आपको कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 40 से लेके 44 तक दिए गए हैं। तो व्हाट आर द, इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि डिफरेंट मेथड्स और मोड्स क्या है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है वो आपको सेक्शन 39 में बताया है। सो अगर कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी फर्म में ऑल्ट्रेशन आ रही है, वो डिसोल्यूशन नहीं होगी, और डिसोल्यूशन मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द restructure or modification of the firm. So dissolution of firm means dissolving the relation between all the partners. Is it clear? Means dissolving the relation between all the partners. So partnership is created by contract. Now section 40 क्या कह रहे हैं, dissolution by mutual agreement between the all the partners. ठीक है, dissolution by agreement. So firm में dissolve हो जाएगी with the consent of all partners, और या तो कॉन्सेंट से या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज पार्टनर्स। तो आपको सेक्शन 40 में टू मोड्स बताए गए हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव आ जाता है कई बार, आपको टू मोड्स बताए गए हैं। पहला मोड क्या बताया गया है, एग्रीमेंट से, और दूसरा मोड क्या बताया गया है, विद द कॉन्सेंट। इज इट क्लियर? सो मे बी कॉन्सेंट, one mode is consent and another is with the agreement by contract between the partners. Is it clear? तो ये आपका क्या है, ये इसमें दो मोड बताए गए हैं किस तरह से आपकी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 41, जिसमें आपको बताया गया है कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इज इट क्लियर? तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या है, अच्छा उसमें क्या है, वो जो आपका एक नोटिस देना है, जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, कि वो फैक्ट से पता लगता है, दैट डजंट मैटर कि एक्सप्रेस ही होना चाहिए। कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 में बताया है। इसमें आपको क्या बताया है कि किस तरह से फॉर्म डिसॉल्व होती है। तो इसमें क्या है आपका कि अगर सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं फॉर्म के, इज इट क्लियर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फर्म आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर सारे मेंबर्स को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया या फिर एक मेंबर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो फर्म क्या है, फर्म हैज टू बी डिसॉल्व। इज इट क्लियर? फर्म हैज टू बी डिसॉल्व। दूसरी बात इसमें क्या बताई है, दैट इज कंडीशनल डिसोल्यूशन बताई है। कंडीशनल डिसोल्यूशन, कंडीशनल मींस ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, पार्टनरशिप क्या है, डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे वो इवेंट क्या हो सकता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, इज इट क्लियर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तब भी डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर कोई पर्सन, पार्टनर इंसेन हो गया है, ठीक है, पागल हो गया, मैड हो गया, इंसेन हो गया, तब हो जाएगी। सो देखिए बाकी, a firm is dissolved by the adjudication of all the partners or all of the partners but one as insolvent। ठीक है, सारे पार्टनर्स को या एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट कर दिया तो क्या है, आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंड क्या है, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, by the happening of any event which make it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry on the partnership। तो वहां पे भी आपका क्या है कि जब on by the happening of any event, conditional बोला मैंने आपको, conditional dissolution, so by the happening of any event जो कि unlawful करेगा for the business of the firm to be carried on or the partners to carry on the partnership। क्लियर? कि कुछ ऐसा इवेंट हो गया है जो अनलॉफुल हो गया है, फर्म के लिए बिजनेस कैरी करना मुश्किल है। इज इट क्लियर? तो वहां पे भी आपका क्या है, वहां पे भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अनलॉफुल, सपोज एक पार्टनर ने एडल्ट्री कमिट करती है, तो वहां पे रेपुटेशन खराब हो रही है फर्म के लिए, उस बंदे जिसने एडल्ट्री कमिट किया उसकी वजह से फर्म में बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो वो भी एक कंडीशनल आपका डिसोल्यूशन हो गई है। सो सेक्शन 41 में भी आपको टू मेथड्स बताए हैं, टू मोड्स बताए हैं किस तरह से फर्म डिसॉल्व हो सकती है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है, दूसरा अगर कोई इस तरह का कोई इवेंट हो गया है जिससे अनलॉफुल हो गया है बिजनेस को कैरी करना। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो इज सेड
provided that where more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm. अब यहाँ पे एक या एक से अलग भी है कोई, एक से ज्यादा एडवेंचर या अंडरटेकिंग है, कोई फर्म बिजनेस रन कर रही है, अगर एक बिजनेस इलीगल हो गया है तो उससे फर्म डिसॉल्व नहीं होगी इन respect of lawful adventures, lawful undertakings. Is it clear? Suppose there कोई फर्म है वो दो या दो से ज्यादा बिजनेस कैरी कर रही है, तो वहां पे क्या है, अगर एक बिजनेस अनलॉफुल के लिए आप कैरी नहीं कर सकते हो तो वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, दूसरे अगर लॉफुल एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर कोई नंबर ऑफ पर्सन है जिन्होंने एक साथ ज्वाइन किए एज अ पार्टनर कि वो लिकर सेल करेंगे इन सर्टेन एरिया, सब्सिक्वेंटली एक गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या प्रोहिबिशन इम्पोज कर रही है उस एरिया पे कि अगर इस एरिया में कोई लिकर सेल करेगा वो अनलॉफुल है, तो कई बार क्या है ये अनलॉफुल हो जाएगा पार्टनर्स के लिए कि वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कैरी कर सकते हैं। तो अगर सपोज टू पार्टनर्स हैं, वो वही रह रहे हैं, वही अपना बिजनेस कैरी कर रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज में, और वॉर ब्रेक हो गया, टू डिफरेंट कंट्री से अब वो कर रहे हैं, वॉर ब्रेक हो गया उन कंट्रीज के बीच में, तो पार्टनरशिप क्या इलीगल हो जाएगी, फॉर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ सेक्शन 42 क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटेंजेंसीज। अगर कुछ कॉन्टेंजेंसीज कमिट हो गई हैं तो वहां पे भी फॉर्म आपकी क्या है, डिसॉल्व हो जाएगी। सो फॉर फर्स्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने कह दिया सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के बीच में देन इट इज अ सेपरेट थिंग, अदरवाइज आपकी फर्म अगर ये चार कॉन्टेंजेंसीज हो जाएंगी तो वहां पे आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर सपोज आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कुछ टाइम के लिए फिक्स किया है, सपोज आपने कहा है 2 साल के लिए रन करना है ये बिजनेस, तो जब वो फिक्स टर्म एक्सपायर हो जाएगा उस टाइम पे आपकी फर्म क्या डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए सेकेंड क्या है कि अगर आपने ये एग्री किया था कि आपने जो फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म है दैट विल कैरी वन और मोर एडवेंचर्स, तो जब वो एडवेंचर्स खत्म हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तभी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड, बाय डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर मींस अगर एक पार्टनर की डेथ होगी है तब भी वो डिसॉल्व होगी है। फोर्थ क्या है, बाय अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी अगर आप सेक्शन देखोगे, सेक्शन 41 की तरह ही जो कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बात कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 42 में इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इज इट क्लियर? इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ पे क्या है 41 में, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, इस तरह से डिसोल्यूशन हो जाएगी, लेकिन 42 में क्या है आपका, वहां पे सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स है, कि अगर चाहिए कॉन्टेंजेंसीज जो सेक्शन 42 में मेंशन की गई है, अगर ये हो भी गई है, लेकिन सपोज अब यहाँ पे बाय डेथ ऑफ पार्टनर ले लो आप, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टनर्स के बीच में कि भाई अगर एक पार्टनर की डेथ भी होगी तो हम डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टेंजेंसीज होने के बाद भी, एक पार्टनर की डेथ होने के बाद भी तभी वो कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके कितनी 4 कॉन्टेंजेंसीज हैं, बट दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 43। 43 क्या बात कर रहे हैं आपकी, डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, अब अगर पार्टनरशिप एट विल है तब आप क्या करोगे, नोटिस दोगे और फर्म को डिसॉल्व करोगे। पार्टनरशिप एंड विल ये कहाँ पे डिफाइन है आपका, सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि जब भी पार्टनरशिप एट विल है, फॉर्म डिसॉल्व कर सकते हो, पार्टनर्स डिसॉल्व कर सकते हैं, नोटिस, रिटन नोटिस देके टू ऑल के अदर पार्टनर्स की फॉर्म को डिसॉल्व करना है। इज इट क्लियर? सेकेंड क्या है कि फर्स्ट में क्या है, नोटिस देना जरूरी है, नोटिस इन राइटिंग। नेक्स्ट क्या है आपकी कि फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी अगर नोटिस में कोई डेट मेंशन की गई है। अगर डेट नोटिस में मेंशन नहीं की गई है तो जिस दिन से डेट नोटिस कम्युनिकेट किया गया उस दिन से आपका जो ये फॉर्म थी वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए पहले देखोगे नोटिस में कोई डेट मेंशन है, अगर नोटिस में कोई डेट मेंशन नहीं है, इन दैट केस क्या है कि जिस दिन नोटिस कम्युनिकेट हुआ होगा उस दिन से आपकी नोटिस ये पार्टनरशिप फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर?
तो यहाँ पे सेक्शन 43 में क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस है जो नोटिस देना है कि वहां पे अपनी आपके नोटिस में आपने इंटेंशन क्लियर की है कि आपको फर्म डिसॉल्व करनी है। और दूसरी बात क्या है कि वो नोटिस राइटिंग में होना चाहिए बाकी पार्टनर्स को। इज इट क्लियर? नोटिस क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, एक्सप्लिसिट फाइनल होना चाहिए। और एक बार आपने डिसोल्यूशन का नोटिस दे दिया, वो विड्रॉ नहीं हो सकता जब तक दूसरे पार्टनर्स एग्री नहीं करते। इज इट क्लियर? So we have done, we have done section 40. सेक्शन 40 में आपने क्या कहा था कि डिसोल्यूशन किससे होगी, बाय कॉन्सेंट या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से। 41 में आपने डिस्कस किया कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 42 में आपने डिस्कस किया है रिगार्डिंग दी ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंट्स बट सब्जेक्ट टू दी डिसोल्यूशन। अब 43 में आपने क्या डिस्कस किया था, 43 में क्या था, पार्टनरशिप एट विल है, तब भी डिसॉल्व हो जाएगी बाय गिविंग नोटिस। Now next it is very important dissolution by the court. Please इसको ध्यान से देना, ये बहुत ज्यादा important है आपकी dissolution by the court. Is it clear? So यहाँ पे क्या है, अब सेक्शन 44 ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। सेक्शन 44 इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन और यहाँ पे डिस्क्रिशनरी है इन ऑपरेशन। ये जो प्रोविजन है दैट इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है। यहाँ पे मींस की कोर्ट है वो फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, कब तक, जब तक उन्होंने जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया सेक्शन 44 में और जो उसमें ग्राउंड्स मेंशन है। देखो यहाँ पे अगर आपको ओपनिंग लाइन है जो सेक्शन 44 की, उसी से क्लियर हो जाएगा कि ये कोर्ट, ये जो प्रोविजन है दैट इज डिस्क्रिशनरी एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ पे एक पार्टनर ने सूट फाइल किया डिसोल्यूशन के लिए, तो कोर्ट में डिसॉल्व मींस कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मे डिसॉल्व अ फॉर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। और वो ग्राउंड्स कौन से हैं ये देखो आप, यहाँ पे आपको 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन से ग्राउंड है। फर्स्ट जो ग्राउंड है, ये जो है आपका, ये एक डेंजर क्रिएट करता है सारे पार्टनर्स में, ठीक है। ये जो ग्राउंड है, पहला ग्राउंड है, वो डेंजर क्रिएट करता है क्योंकि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। सो अगर कोई भी पार्टनर आपका अनसाउंड माइंड का बन गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है किसी पार्टनर का, इनसेन हो गया है कोई पार्टनर है, तो वो एक बेसिस बन जाता है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का। देखो एक इंसेन बन गया कोई पर्सन, अनसाउंड माइंड का बन गया, उसको नहीं पता व्हाट इज डूइंग, तो ये टेंशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे बिजनेस रन करने का क्या मतलब है, तो वहां पे एक ग्राउंड बन जाता है डिसोल्यूशन फॉर्म को डिसॉल्व करने का। सो सूट, दूसरे पार्टनर्स है, दे कैन फाइल अ सूट दैट, जो पार्टनर साउंड है वो सूट फाइल करेंगे कि उन्हें इस ग्राउंड के बेसिस पे अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करवाना। इज इट क्लियर? सो या तो साउंड पार्टनर्स हैं वो फाइल करेंगे और कैन फाइल बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पर्सन हु हैज बिकम अनसाउंड। इज इट क्लियर? सी नाउ फर्स्ट क्लॉज, that a person has become of unsound mind, in which case the suit may be brought as well as by the next friend of the partner who has become of unsound mind as by any other partner. So who is a person of unsound mind? नो सच टेस्ट हैज बीन लेड, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये अनसाउंड माइंड का है, कि यहाँ पे किसी भी सेक्शन में नहीं है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर केसेस जरूर है, ठीक है। मेंटल कंडीशन है किसी पार्टनर की, मेंटल कंडीशन है किसी पार्टनर की जो कि डेंजर क्रिएट कर रहा है फॉर द फर्म, who creates a danger for the firm. So test is operational और medical नहीं है, test is operational और medical नहीं है। कंडीशन क्या है, फिजिकल मींस अनसाउंड माइंड का है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं, बी क्लॉज क्या कह रहे हैं कि अगर पर्सन, कोई पार्टनर फिजिकल इनकैपेबल बन गया है, चाहे वो परमानेंटली है, देन परमानेंटली अगर वो फिजिकली इनकैपेबल हो गया है, ही कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो वहां पे भी ये भी ग्राउंड है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना, यहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्यूइंग, ठीक है, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्यूइंग, उस पार्टनर को छोड़ के जो केस फाइल कर रहे हैं डिसॉल्व करने के लिए, has become in any way permanently incapable of performing his duties as partner. In any way permanently incapable of performing his duties as a partner. Clear?
सी क्लॉज क्या कह रहा है कि जो मिसकंडक्ट है पार्टनर्स का, सी क्लॉज क्या कह रहा है, जो मिसकंडक्ट है पार्टनर्स का, वो इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। ये एक बिहेवियर है, इट इज अ बिहेवियर कि अगर पार्टनर है वो सीरियस डेंजर क्रिएट कर रहा है फर्म को, तो मिसकंडक्ट वो है जो बिहेवियर जो एडवर्सली बिजनेस के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है और प्रेजुडिशियली उसके रिजल्ट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक ग्राउंड बन गया है डिसॉल्व करवाने का। Is it clear? That is also a deal. So traveling without ticket. Is it clear? जैसे traveling without ticket. See that a partner misconduct ही है कि आप टिकट के बिना ट्रैवल कर रहे हो. That a partner other than the partner suing is guilty of the conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business regard being had to the nature of the business. Is it clear? डी क्लॉज क्या कह रहा है आपका, डी क्लॉज सेज कि जो जब भी कोई पार्टनर है वो ट्रांसफर कर रहा है अपना शेयर किसी और को अनदर व्हेन हिज प्रॉपर्टी इज अटैच्ड, देखिए जब वो प्रॉपर्टी उसके अटैच है तब आप अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी एक ग्राउंड है डिसॉल्व करने का। सी फोर्थ क्लॉज, that a partner other than the partner suing willfully or persistently commits breach of agreement relating to the management of the affairs of the firm or conduct of its business. ये breach of agreement commit कर रहे हो और otherwise so conduct himself in matter relating to that business that it is not reasonably practicable for other persons to carry on the business in partnership with the क्लियर, किस तरह से आपका वो कंडक्ट हो गया है कि आप पार्टनरशिप के में बिजनेस कैरी नहीं कर सकते। ई क्लॉज क्या कहता है, ई क्लॉज देखिए व्हाट ई क्लॉज इज सेइंग, that a partner other than the partner suing has in any way transferred his whole of interest, सॉरी डी क्लॉज नहीं है वो ई क्लॉज है, आई एम सो रॉन्गली, कि यहाँ पे अपने पार्टनर ने जो स्यू कर रहा है उसको छोड़ के दूसरे पार्टनर ने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट फर्म में स्यू करते थर्ड पार्टी को, या उन्होंने अलाउ कर दिया कि उसका जो शेयर है वो चार्ज होगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 49 ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी, तो वहां पे क्या है वो अलाउ कर देंगे कि वो रिकवर करेंगे areas of land revenue or any of the due recoverable as areas of land revenue due by the partners. Is it clear? Now next क्या है, F clause क्या कह रहा है आपका कि जो बिजनेस है वो नहीं कैरी कर सकते, सिर्फ उस बिजनेस पे लॉस हो रहा है इस वजह से आप नहीं कैरी कर पा रहे हो, लॉस ही आपने देखा थोड़ा टाइम 6 महीने देखे, 1 साल देखा, 2 साल है देखा कि इसमें लॉस ही हो रहा है कंटिन्यू, सो देयर इज नो यूज ऑफ कैरिंग द बिजनेस, तो आपने क्या डिसॉल्व कर दिया फॉर्म। लास्ट क्या है, ऑन एनी अदर ग्राउंड्स व्हिच रेंडर इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट फॉर्म शुड बी डिसॉल्व। अब देखो यहाँ पे 6 ग्राउंड्स आपको मेंशन कर दिए हैं, लेकिन जो आपका लास्ट ग्राउंड है वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया है कि वहां पे आपका इट रेंडर्स जस्ट एंड इक्विटेबल, जैसा अगर कोई और ग्राउंड अगर जिसमें जस्ट और इक्विटेबल है तो फॉर्म उसमें भी डिसॉल्व कर सकती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज अगर मैनेजमेंट में नहीं बन रही है, डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में, तब भी देयर इज नो यूज ऑफ कैरिंग द बिजनेस, तो वहां पे वो क्या, जब यूज ही नहीं है बिजनेस को कैरी करने का, तो वहां पे वो डिसॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ग्राउंड 7 जी ग्राउंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है, एनी अदर ग्राउंड के अंदर। तो अगर सपोज मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, फर्म का मेन पर्पस क्या है बिजनेस का, दैट इज आउट ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी, when the main purpose of the business of the firm out of the more than one activity for which firm is created जो कि अनलॉफुल और इम्पॉसिबल हो गई है, तो भी वो एनी अदर ग्राउंड के अंदर आ जाएगा। या फिर कोई भी सिचुएशन डेवलप हो गई इस तरह की जहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है पार्टनर्स में, वो डिसअपियर हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट, तो इन दैट केस ऑल्सो दैट विल कम अंडर एनी अदर ग्राउंड, वहां पे आप पार्टनरशिप डिसॉल्व करवा सकते हो। और जब एक बार पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, नोटिस पब्लिक को देना पड़ेगा इस पर्पस के लिए कि वो अपने क्लेम्स को पुट कर लो, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, डिसॉल्व हो। Is it clear? So this was regarding your dissolution of partnership. So today we have discussed two topics. One is regarding the incoming and the outgoing partners, and next we have discussed about कि फॉर्म किस तरह से डिसॉल्व हो जाती है। Is it clear? तो सेक्शन 40 में आपको क्या बताया था, बाय कॉन्सेंट और एग्रीमेंट। 41 में आपको क्या बताया था कि फॉर्म किस तरह से डिसॉल्व होती है, दैट इज बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 42 में आपको क्या बताया था, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टेंजेंसीज। देन 43 में आपको क्या बताया किस तरह से डिसॉल्व होती है, बाय, हाँ जी 43 में बाय डेथ ऑफ द पार्टनर, एंड 44 में क्या है, बाय द डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट।
sorry 43 by partnership act will. I'm so sorry guys. Is it clear? So ये आपका टॉपिक था regarding the partnership dissolution of partnership form. Now next that we are going to discuss is hold on guys. Now section 45. Section 45 talks about the liability for the acts which are done after dissolution. उसमें भी है कि अगर डिसोल्यूशन के बाद भी कोई पार्टनर कोई एक्ट कर रहा है फर्म के नाम पे, उसमें लाइबिलिटी किसकी होगी? सेक्शन 45 क्या कह रहे हैं कि notwithstanding the dissolution of the firm, partners continue to be liable as such to the third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm. Is it clear? तो पार्टनर्स हैं वो लाइबल होंगे थर्ड पार्टीज को अगर किसी भी पार्टनर ने कोई एक्ट किया है फर्म के नाम पे, फर्म के बिहाफ पे एक्ट किया इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन, उसके लिए तो लाइबल होंगे। और वो क्या है डन बिफोर द डिसोल्यूशन, और कब तक लाइबल होंगे? जब तक उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। इज इट क्लियर? जब तक उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। लेकिन प्रोवाइजो ऐड कर दी है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, उसकी जो स्टेट है, या किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, उसकी जो स्टेट है, या उस पार्टनर की स्टेट जिसको पब्लिक को पता ही नहीं था कि ये पार्टनर है, वो, या फिर फर्म से कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, उसकी उस पार्टनर की स्टेट है, इज नॉट लाइबल अंडर दिस सेक्शन। तो कौन कौन लाइबल नहीं है इस सेक्शन के अंडर? जो डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, जो पब्लिक को नहीं पता था कि ही इज अ पार्टनर, एंड ही इज फोर्थली जो पर्सन रिटायर हो गया है वो लाइबल नहीं है अगर कोई भी एक्ट किया है आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। इज इट क्लियर? तो ये सबसेक्शन 1 था। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर। इज इट क्लियर? जो नोटिस है सबसेक्शन 1 में वो क्या है? दैट मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर। तो जो प्रोवाइजो है सेक्शन 45 की, वो आपकी 45(1) की जो प्रोवाइजो है वो किसके सिमिलर है? सेक्शन 32 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 33 क्लॉज 2। इज इट क्लियर? और थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी, और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उन्होंने लाइबिलिटी क्यों बनाई है? क्योंकि उन्हें पार्टनरशिप का पता था और म्यूचुअल एजेंसी का पता था, सो दे कैन कंटिन्यू टू प्रिज्यूम कि ये पर्संस अभी भी पार्टनर्स हैं। म्यूचुअल एजेंसी इनमें कंटिन्यू हो रही है जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। See, there is a case law, टॉवर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम। यहाँ पे कहा था कि जो थर्ड पार्टी है इनको कोई नॉलेज नहीं थी, थर्ड पार्टी को कोई नॉलेज नहीं थी कि जो इनग्राम वो पार्टनर है प्रायर टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्लियर? थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं थी कि डिसोल्यूशन से पहले ये पर्सन भी पार्टनर है। सो इनग्राम है, नाउ ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनर। इज इट क्लियर? ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। तो यहाँ पे ऐसा क्या था? सो इनग्राम की लाइबिलिटी थी या नहीं? इनग्राम की लाइबिलिटी नहीं थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 क्लॉज 1। अनदर केस क्या है? जोगीलाल कंकलात वर्सेस शिवचंद बागड़ी। बागड़ी इस केस में क्या हुआ था आपका? जो फर्म है यहाँ पे भी तीन पर्सन की फर्म थी, वो डिसॉल्व हो गई थी 1945 में, और उसके बाद सिर्फ ए ने ही बिजनेस कैरी किया था। ए ने फर्म के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए ए ने फर्म के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था विद द एपिलेंट्स। सो एपिलेंट्स जिन्होंने डिक्री ऑब्टेन की है फर्म के अगेंस्ट, एपिलेंट्स जिन्होंने डिक्री ऑब्टेन की थी फर्म के अगेंस्ट, उन्होंने ए बी सी तीनों को लाइबल किया, तीनों के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो यहाँ पे कंटेंट किया गया था कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस हो कि ये फॉर्म डिसॉल्व हो गई, यहाँ पे पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, तो इस वजह से बी और सी भी ए के साथ लाइबल है। सो इट वाज एस्टैब्लिश, यहाँ पे क्या है कि जब एपिलेंट्स है, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था उन्हें पता था कि बी और सी पार्टनर्स नहीं है। सो अब उनको इस बात का पता ही लग गया था कि वो पार्टनर्स नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब डिस्प्यूट हुआ था उनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में राइज हुआ था, तब उन्हें ये नॉलेज आया था। सो यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि बी और सी दे आर नॉट लाइबल, क्योंकि वो कहाँ पे प्रोटेक्ट होंगे? प्रोवाइजो के अंडर प्रिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 40।
Is it clear? Then what section 46 says? Right to have business wound up after dissolution. कि जब आपने फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद आपके पास राइट है कि आप बिजनेस को भी एंड कर दो, बिजनेस को भी डिसॉल्व कर दो। इज इट क्लियर? तो वहां पे भी आपके पास ये राइट है। सो 46 क्या कह रहा है? अब वाइंडिंग ऑफ बिजनेस में दो चीजें आती है। एक आपका आता है कि जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं उसको रिलाइज करो, रिलीज करो, और दूसरा क्या है, अगर कोई लाइबिलिटीज है वो पे करो, और उसके बाद अगर आपका कोई सरप्लस बचता है उसको अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, जब आप बिजनेस वाइंड अप करते हो आपके पास दो चीजें होती हैं। एक तो बिजनेस के एसेट्स को देखो, देन लाइबिलिटीज पे करो, और फाइनली जो अगर कोई सरप्लस बचा है उस सरप्लस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इज इट क्लियर? तो यही आपका 46 पावर दे रहा है हर एक पार्टनर को कि वो अपना क्लेम कर सकती है। इज इट क्लियर? यहाँ पे पार्टनर की जनरल लियन कहा गया ओवर द सरप्लस एसेट्स ऑफ द फर्म। जो फर्म के सरप्लस एसेट्स है उस पे पार्टनर अपने जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सी नाउ लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 46। On the dissolution of a firm, every partner or his representative is entitled. ठीक है, जब फर्म डिसॉल्व होगी हर एक पार्टनर या रिप्रेजेंटेटिव इंटाइटल्ड है एज अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट्स ऑफ द डेट्स। जब हो गई है तो सब पार्टनर्स के अगेंस्ट, एज अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो किस में अप्लाई करेंगे? सबसे पहले अगर कोई डेट्स पे करने है, कोई कर्जा लिया था फर्म ने उसके लिए पे करेंगे, कोई फर्म की लाइबिलिटीज है उसके लिए पे करेंगे, और दूसरी बात क्या है कि हैव सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, टू हैव सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, और फिर जो अगर कोई सरप्लस बच गया वो पार्टनर्स के बीच में या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस वाज सेक्शन 46। Now next is section 47, continuing authority of partner for the purpose of winding up. That is section 47. अब सेक्शन 47 क्या कह रहा है कि जब फर्म डिसॉल्व होगी है, जब फर्म डिसॉल्व होगी है तो हर एक पार्टनर की अथॉरिटी फर्म को बाइंड करेगी, एंड जो म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस है पार्टनर्स की वो कंटिन्यू होगी, चाहे फर्म आपकी डिसॉल्व भी हो गई है, फर्म को डिसॉल्व भी कर दिया तब भी जो राइट्स और ऑब्लिगेशन है पार्टनर्स की कंटिन्यू रहेगी। तो वही सेक्शन 47 बता रहा है कि कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। तो अगर ये पार्टनरशिप का रिलेशन डिसॉल्व हो गया है पार्टनर्स के बीच में, दैट मींस इट हैज कम टू एन एंड। सो लेकिन जो कमेंसमेंट है डिसोल्यूशन की वो टर्मिनेट, ये एक ही बार में खत्म नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं होती है, पार्टनर्स की अथॉरिटी को खत्म नहीं हो रही है, तो पार्टनर्स की राइट्स और लाइबिलिटी है वो कंटिन्यू होती है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म्स अफेयर, और ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो कि अनफिनिश्ड है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इज इट क्लियर? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इज इट क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल की कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑलरेडी एंटर किए हैं, इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी एंटर किए हैं वो आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। जो भी अमाउंट ड्यू है क्रेडिटर्स का दैट हैज टू बी पेड, अमाउंट कोई ड्यू है फॉर्म डेटर्स से दैट हैज टू गॉट टू बी रियलाइज, तो सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। सी द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 47। After the dissolution of a firm, the authority of each partner to bind the firm and mutual rights and obligation of the partners continue notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transactions begin but unfinished at the time of the dissolution but not otherwise. Is it clear? So यहाँ पे क्या है आपका बता दें कि continue रह रही है, right? प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट फर्म इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स who has been adjudicated insolvent, but this proviso does not affect the liability of any person. पहले यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक अंडरस्टैंड करो, ये जो प्रोवाइजो का कह रहे हैं कि फर्म है किसी केस में वो किसी भी पार्टनर के एक्ट को बाउंड नहीं कर रही है जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जिस पार्टनर को, अगर वो पार्टनर एक्ट कर रहा है तो वहां पे फर्म बाउंड नहीं होगी। लेकिन बट नेक्स्ट क्या है? बट दिस प्रोवाइजर डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन
who is after adjudication, कि जिस अगर किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर भी दिया उसके बाद भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या नोइंगली की इंटेंशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसे पता है कि अब नाउ इज नो मोर पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तब भी नोइंगली परमिटेड कि अपने आप को वो रिप्रेजेंट करवा रहा है एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट, ठीक है। इफ इंटेंशनली वो इंसॉल्वेंट का पार्टनर डिक्लेयर करवा रहा है अपने आप को रिप्रेजेंट, तो वहां पे क्या ही विल बी लाइक। इज इट क्लियर? So there is a case law NB सिंह वर्सेस CL ऑफ स्टैम्प्स। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो मेयर डिसोल्यूशन है दैट डज नॉट ब्रिंग अबाउट अ कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ द फर्म। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर फर्म डिसॉल्व होगी है, वो कंप्लीट खत्म नहीं हो रही है, एंड नहीं हो रही है, तो वहां पे राइट्स कब तक कंटिन्यू है, जब तक लाइबिलिटीज है जो फर्म की वो पे नहीं की गई है। सो कोई भी पार्टनर है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में या शेयर एसेट्स में अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकता। लाइबिलिटी पार्टनर्स की कंटिन्यू होगी जब तक फाजी की सारी लाइबिलिटीज पे नहीं की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है। तो ये है, मैं अब आपको आई एम सेंडिंग यू अनदर लिंक, प्लीज ज्वाइन दैट। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।